सोचिए क्या हो अगर अमेरिका अपने ही एक सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त के इलाके पर हमला करने का प्लान बनाए। सुनने में किसी जासूसी नॉवल की कहानी लगती है ना? लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट कुछ ऐसा ही सनसनीखेज दावा कर रही है। और ये कहानी है ग्रीनलैंड के बारे में। हमारे हाथ एक रिपोर्ट के कुछ हिस्से लगे हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस को ग्रीनलैंड पर एक संभावित हमले की तैयारी करने का हुक्म दिया था। तो आज हम इस चौंकाने वाले दावे की तह तक जाएंगे। आखिर ये आइडिया आया कहां से, इसे कौन आगे बढ़ा रहा था और क्यों, इस पर अमेरिकी मिलिट्री और उसके दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी, और सबसे बड़ी बात, आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस पर इस हद तक कब्जा करना चाहती थी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अखबार की सुर्खी से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। इसमें देखिए, आर्कटिक में जो जियोपॉलिटिकल रेस चल रही है वो है, फिर मिलिट्री के अंदर ही जो खींचतान थी वो भी है, और हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का तो पूरा एक जाल है ही। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये नहीं कि ऐसा सोचा गया, बल्कि ये कि ये आइडिया आया कहाँ से और इसके पीछे की सोच क्या थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी JSOC को ग्रीनलैंड पर हमले का एक प्लान बनाने को कहा है। JSOC, ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। ये है क्या असल में? मतलब कोई आम मिलिट्री यूनिट तो नहीं होगी ये बहुत जरूरी सवाल ये, क्योंकि JSOC कोई आम मिलिट्री यूनिट नहीं है। इसे आप अमेरिकी सेना का सबसे नुकीला भाला समझ सकती हैं। ये उन यूनिट्स को कमांड करती है जिनके बारे में हम फिल्मों में देखते हैं। नेवी सील्स की टीम 6, डेल्टा फोर्स, ये वो लोग हैं जिन्हें सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है। तो जब JSOC को कोई आदेश दिया जाता है, इसका मतलब है कि बात बहुत ज्यादा गंभीर है। ये किसी सामान्य टुकड़ी को आदेश देने जैसा नहीं है। ये देश के सबसे खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करने की तैयारी करने जैसा है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं थी, इसे जमीनी हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट में इस योजना के पीछे कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोगों का भी जिक्र है, जिनकी अगुवाई राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर कर रहे थे। ऐसा कहा गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक सफल अमेरिकी ऑपरेशन के बाद उनका हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। 21वीं सदी के हिसाब से पहले जमीन पर कब्जा तेल या व्यापार के रास्तों के लिए होता था। यहाँ ये कब्जा भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और पिघलती बर्फ से खुलने वाले नए शिपिंग रास्तों पर नियंत्रण के लिए था। वो आर्कटिक को एक नए मैदान के तौर पर देख रहे थे। तो एक पहले पहुंचो वाली मानसिकता थी। बिल्कुल। उनका मानना था कि इससे पहले कि रूस या चीन वहां अपना दबदबा बनाए, अमेरिका को तेजी से सबसे कीमती हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और ताकत की चाबी हासिल करने की कोशिश थी। और ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर इसे छुपाया नहीं। उन्होंने सिर्फ ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा ही नहीं जताई, बल्कि ये चेतावनी भी दी कि अगर आसान तरीके से बात नहीं बनी तो अमेरिका उस इलाके को हासिल करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। और उनकी ये सार्वजनिक टिप्पणियां पर्दे के पीछे चल रहे इस कथित प्लानिंग से बिल्कुल मेल खाती हैं। वो इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका दावा था कि ग्रीनलैंड के आसपास के पानी में चीन और रूस के जहाज बहुत बड़ी संख्या में घूम रहे हैं और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक तरह से देखा जाए तो ये अपनी सैन्य कार्यवाही के लिए जनता के बीच एक माहौल बनाने की कोशिश थी। और यहां से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर भले ही कुछ लोग इस प्लान को लेकर उत्साहित थे, पर हर कोई इसके पक्ष में नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य कमांड के अंदर से ही इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। बिल्कुल, और ये विरोध किसी छोटे मोटे ऑफिसर की तरफ से नहीं था। रिपोर्ट कहती है कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ यानी सेना के सबसे बड़े जनरल्स ने इसका विरोध किया। उनकी चिंताएं बहुत सीधी और साफ थीं। पहली, ऐसा ऑपरेशन पूरी तरह से अवैध होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन होगा, और दूसरी, इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी कभी नहीं मिलेगी, जो अमेरिकी कानून के हिसाब से युद्ध की घोषणा के लिए जरूरी है। मतलब सेना के सबसे बड़े अधिकारियों के लिए ये तो एक अजीब धर्म संकट जैसी स्थिति हो गई होगी। एक तरफ उनके कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति का सीधा आदेश है, और दूसरी तरफ देश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की शपथ, जिसका पालन करने के लिए वो बंधे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पे सिविलियन मिलिट्री संबंधों का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है।
सेना का काम नीति बनाना नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर दिए गए आदेशों का पालन करना है। लेकिन जब आदेश ही गैर कानूनी लगने लगे तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो यहाँ सेना एक अजीब कश्मकश में फंस गई थी। एक तरफ कमांडर इन चीफ का सीधा ऑर्डर था और दूसरी तरफ उनकी शपथ और कानून, ये दोनों चीजें आमने सामने आ गई थी। और ये विरोध सिर्फ पेंटागन की दीवारों के अंदर ही नहीं था। अमेरिका के दोस्तों, खासकर डेनमार्क ने इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी। जाहिर है, ग्रीनलैंड तकनीकी रूप से डेनमार्क का ही एक स्वशासित क्षेत्र है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की चेतावनी तो बहुत ही सीधी और शक्तिशाली थी। उन्होंने साफ कहा कि ताकत के दम पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई भी कोशिश नाटो के अंत के बराबर होगी। नाटो का अंत, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर टिकी है कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। यहाँ तो एक सदस्य देश मतलब अमेरिका दूसरे सदस्य देश डेनमार्क के इलाके पर हमला करने की सोच रहा था। रुकिए, तो अमेरिका जो नाटो का लीडर है, वो अपने ही एक सहयोगी के इलाके पर कब्जे की बात कर रहा था। ये तो गठबंधन की बुनियाद पर ही हमला है। मतलब अगर आप अपने दोस्तों पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या रहा? सही कहा आपने। ये नाटो के सबसे पवित्र नियम आर्टिकल 5 की आत्मा के बिल्कुल खिलाफ होता। ये गठबंधन के अंदर भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर देता। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? रूस को? बिल्कुल, रूस जैसे विरोधियों को। उन्हें ये साफ संकेत मिलता कि नाटो अंदर से टूट चुका है और अब किसी काम का नहीं रहा। इससे पूरे यूरोप के सुरक्षा का ढांचा हिल जाता। और शायद इसी बड़े खतरे को भांपते हुए अमेरिकी सेना के अंदर भी लोग इस योजना को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अलग तरीके से। रिपोर्ट बताती है कि वे सीधे ना कहने के बजाय राष्ट्रपति का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और ये पर्दे के पीछे की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य नेतृत्व ने सीधे टकराव से बचते हुए राष्ट्रपति को दूसरे, शायद ज्यादा जायज और कानूनी रूप से कम झमेले वाले टारगेट देने की कोशिश की। जैसे उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रीनलैंड पर हमला करने के बजाय आर्कटिक में घूम रहे रूस के घोस्ट शिप्स को रोका जाए, या फिर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हाँ, ये एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक चाल थी कि राष्ट्रपति को कोई नया चमकदार खिलौना दे दो ताकि वो पुराने वाले को भूल जाएं। अच्छा, तो ये तो हुई कि इस प्लान को रोका कैसे गया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ये सब हो ही क्यों रहा था? मतलब ग्रीनलैंड को लेकर इतनी मारामारी क्यों है? ये सिर्फ एक बर्फ से ढका हुआ बड़ा सा द्वीप तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ग्रीनलैंड का महत्व दो मुख्य वजहों से है और दोनों ही 21वीं सदी में बेहद जरूरी हैं। पहली है इसकी लोकेशन, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति। लोकेशन में ऐसा क्या खास है? ये ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप में स्थित है, जिसे GIUK गैप भी कहते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक में समुद्री जहाज़ों के आवाजाही के लिए एक बहुत ज़रूरी चोक पॉइंट है। कोल्ड वॉर के समय ये सोवियत पनडुब्बियों को खुले अटलांटिक में आने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था। आज जब रूस की नौसेना फिर से ताकतवर हो रही है और चीन भी आर्कटिक में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इस गैप पर कंट्रोल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो भी इस इलाके को कंट्रोल करता है वो अटलांटिक महासागर में आने जाने वाले व्यापार और सैन्य रास्तों पर काफी हद तक अपना दबदबा रख सकता है। और अमेरिका की वहां पहले से ही पिटोफिक स्पेस बेस पर सैन्य उपस्थिति है, जो एक पुरानी संधि के तहत है। ये भी इस क्या काम करता है? पिट्यूटफिक स्पेस बेस, जिसे अब पिट्यूटफिक स्पेस फोर्स कहा जाता है, अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री बेस है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल की शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार सिस्टम का हिस्सा है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश अमेरिका पर मिसाइल दागता है तो सबसे पहली जानकारी यहीं से मिलेगी। इसके अलावा ये स्पेस सर्विलेंस यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर नजर रखने का भी काम करता है। तो जब इतना जरूरी बेस पहले से अमेरिका के पास है, तो फिर पूरे द्वीप पर कब्जा करने की क्या जरूरत थी? यहीं पर किराएदार और मकान मालिक वाला फर्क आता है। अभी अमेरिका वहां एक संधि के तहत, मतलब एक किराएदार की तरह है, जो मेजबान देश यानी डेनमार्क की शर्तों पर निर्भर है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का नजरिया ये था कि सिर्फ पहुंच होना काफी नहीं है, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका की संप्रभुता होती तो वो अपनी मर्जी से वहां मिलिट्री बेस बढ़ा सकता था, संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता था और किसी भी दूसरे देश, खासकर चीन या रूस, को वहां आने से रोक सकता था। और अब आते हैं दूसरी वजह पर, जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, संसाधन। क्या असल वजह वो खरबों डॉलर के खनिज हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं? क्या ये पूरा मामला असल में एक आर्थिक लड़ाई है,
बिल्कुल आप सही जगह पर चोट कर रहे हैं। आर्थिक एंगल शायद सबसे बड़ा ड्राइवर है, खासकर भविष्य के नज़रिए से। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, उसके नीचे दबे विशाल खनिज भंडारों तक पहुंचना आसान होता जा रहा है। अनुमान है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। और ये रियर अर्थ मिनरल्स वही हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होते हैं, सही कहा ना? बिल्कुल। और आज की तारीख में इस बाजार पर चीन का लगभग एक छत्र राज है। दुनिया की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा चीन ही सप्लाई करता है। इसलिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए इसका कोई और सोर्स ढूंढना एक बहुत बड़ी रणनीतिक ज़रूरत है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड के इन खनिजों पर कंट्रोल मिल जाता, तो वो न सिर्फ चीन पर अपनी निर्भरता कम कर पाता, बल्कि उसे एक बहुत बड़ा आर्थिक और तकनीकी फायदा भी मिलता। इस सब के पीछे एक और एंगल भी हो सकता है, जिसका इशारा रिपोर्ट में किया गया है। घरेलू राजनीति। रिपोर्ट में ये अटकलें लगाई गई हैं कि शायद राष्ट्रपति आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले विदेश नीति के मोर्चे पर कोई बड़ा नाटकीय कदम उठाना चाहते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश नीति के बड़े और साहसिक कदम अक्सर घरेलू दर्शकों के लिए उठाए जाते हैं। एक आसान जीत, जैसे कि एक विशाल बर्फीले द्वीप का अधिग्रहण, चुनावों से पहले एक मजबूत नेता की छवि पेश कर सकता है। इसे रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं, जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट या सफलता के दौरान जनता अपने नेता के पीछे एकजुट हो जाती है। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की खबर से देश में एक राष्ट्रवादी लहर पैदा होगी जो चुनावों में फायदेमंद साबित होगी। हालांकि ये सिर्फ एक अटकल है, लेकिन अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में ये बिल्कुल संभव लगता है। तो आज हमने एक ऐसी कहानी की पड़ताल की जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसमें एक चौंकाने वाला सैन्य प्रस्ताव है, आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए एक नई ग्रेट गेम है और दोस्तों के बीच गहरे मतभेद हैं। हमने देखा कि कैसे ग्रीनलैंड को हासिल करने का यह आइडिया ट्रंप के करीबी लोगों से आया, जिसका मकसद रूस और चीन को रोकना और भविष्य के संसाधनों पर कब्जा करना था। लेकिन इस आइडिया का अमेरिकी सेना के टॉप जनरलों ने ही जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि गैर कानूनी था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेनमार्क ने इसे नाटो के अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया। ये मामला हमें दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं जमीनी हकीकत, कानूनी बंधनों और डिप्लोमेसी की दीवारों से टकराती हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और उसके संसाधन उसे 21वीं सदी की सुपर पावर रेस का एक बड़ा अखाड़ा बनाते हैं। ये सिर्फ बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी, दुनिया के व्यापारिक रास्तों और सैन्य संतुलन की चाबी है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और डेनमार्क जैसे बड़े खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं, उस जगह पर रहने वाले ग्रीनलैंड के लोगों की अपनी इच्छाओं और उनकी आज़ादी का क्या? उनकी आवाज़ इस ग्लोबल पावर गेम में कहाँ